नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आतंकियों को बचाने के लिए झूठ का पुलिंदा बना रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पड़ोसी मुल्क की खोली पोल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लगातार तीसरे दिन दिखा ड्रोन, एमएचए ने एनआईए को सौंपी जाँच। आपको बताएंगे कि ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेशी सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। यह बैठक जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से हमले के बाद हो रही है। बैठक 4 बजे शुरू हुई थी। इसके बाद सोमवार को जम्मू में एक मिलिट्री स्टेशन के पास भी 2 ड्रोन देखे गए हैं। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन ड्रोन पर फायरिंग की तो वे उड़ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा कि रविवार को जम्मू एयरबेस पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। सोमवार को जो 2 ड्रोन दिखे थे उनके पीछे भी यही ग्रुप हो सकता है। बता दें, रविवार आधी रात जम्मू एयरबेस के तकनीकी इलाके में 2 विस्फोट हुए थे। ये धमाके विस्फोटकों से लदे 2 ड्रोनों से किए गए थे। इन धमाकों में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है और भारतीय वायुसेना कर्मियों को हल्की चोट पहुंची है। यह एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकियों को बचाने के लिए झूठ का पुलिंदा बना रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पड़ोसी मुल्क की खोली पोल। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की झूठी कहानियों की पोल खोली है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर अभी भी आतंकवादी फल फूल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने का दबाव डालना चाहिए। भारत ने पड़ोसी मुल्क को लताड़ते हुए यह भी कहा कि इस्लामाबाद को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हर बात झूठ से भरी है। भारत में गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी वीएसके कौमुदी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, जैसे कि उम्मीद थी, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से झूठी कहानियां पेश कर रहा है और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। वह सोमवार को महासभा में सदस्य देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। वीएसके कौमुदी ने कहा, ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा करता हो, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो और भारत के खिलाफ घृणा फैलाता हो, ऐसे देश के प्रतिनिधिमंडल से हम कुछ भी नए की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की समीक्षा पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान के झूठ को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी और कड़े कदम उठाने के लिए कहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार तीसरे दिन दिखा ड्रोन, एमएचए ने एनआईए को सौंपी जांच। जाने भारत के लिए कितना बड़ा है खतरा। जी हां दोस्तों, जम्मू हवाई अड्डा परिसर में स्थित वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन धमाके के बाद लगातार 3 दिन में तीसरी बार ड्रोन को देखा गया। सोमवार रात को जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन को देखा गया। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने सोमवार देर रात में करीब 3 बार अलग अलग जगहों पर ड्रोन को उड़ता हुआ पाया। पहले ड्रोन को रात 1 बजे के आसपास रत्नुचक इलाके, उसके बाद करीब बजे कुंजवानी में और फिर सुबह 4 बजे के आसपास कुंजवानी इलाके में देखा गया। हालांकि ड्रोन थोड़े ही देर के बाद गायब हो गया। शनिवार देर रात को वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन हमले के बाद रविवार रात को भी कालूचक इलाके में ड्रोन को ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया था। लगातार तीसरे दिन ड्रोन को देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि सोमवार को 3 अलग अलग जगहों पर दिखे ड्रोन एक ही थे, अलग थे। वहीं गृह मंत्रालय ने वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इसी बीच ड्रोन से किए आतंकी हमले का मामला भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। वहीं बुधवार को पीएम मोदी अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें जम्मू में हुए ड्रोन हमले व अन्य संदिग्ध ड्रोन नजर आने के मसले पर मंथन हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे, पीएम नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया के 2015 में लॉन्च होने के 6 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी
यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों। वर्तमान में अधिकतर ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए धन का स्रोत केंद्रीय या राज्य सरकारों में संबंधित मंत्रालयों व विभागों के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से होता है। डिजिटल इंडिया की परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकताओं का आकलन संबंधित नोडल मंत्रालयों या विभागों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि डिजिटल इंडिया नए भारत की सफलताओं की कहानियों में से एक है, जिसने सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिकों के करीब लाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि मोदी इसके लाभार्थियों के साथ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही कोविड चुनौती का जवाब, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यानी मंगलवार को इटली के मटेरा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, चाहे वह टीके हों, दवाएं हों, PPE हो या ऑक्सीजन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोविड चुनौती का जवाब है ज्यादा चाहिए कम नहीं। उन्होंने कहा, संस्थागत बहुपक्षवाद की कमी पाई गई है, सुधारों के कई रूप हैं, लेकिन वैक्सीन इक्विटी तत्काल परीक्षा होगी। एस जयशंकर ने कहा, वास्तविक अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण की आवश्यकता है, जिसमें विनिर्माण, भोजन और स्वास्थ्य शामिल हैं। इसमें पहले 2 राष्ट्रों के दौरे के दौरान जयशंकर सोमवार को ग्रीस से इटली पहुंचे। सोमवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए यूरोपियन यूनियन की आयुक्त जुट्टा ओरिपिलिनेन से मुलाकात की। उस दौरान जयशंकर ने कोविड चुनौती और समान वैक्सीन पहुंच के संबंध में चर्चा की और एक उचित यात्रा व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया। जयशंकर ने जुट्टा ओरिपिलिनेन के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, कोविड चुनौती हमारी संपर्क साझेदारी और विकास सहयोग पर चर्चा की, समान वैक्सीन पहुंच और एक उचित यात्रा व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया। भारतीय विदेश मंत्री ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियस कारमैन के साथ भी मुलाकात की और भारत OECD द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। ये बैठकें G20 मंत्री स्तरीय बैठकों के मौके पर आयोजित की गई। G20 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत और इंडोनेशिया है। इसके अलावा इटली, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है। G20 एक प्रभावशाली ब्लॉक है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर में इटली में होने वाला है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अब चीन और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर आग बरसाएगा भारत, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत अब चीन के अंदर तक सीधे मार कर सकता है। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के बाद अब यह साफ हो गया है कि भारत दुश्मन देश के अंदर 1000 से 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकता है। भारत ने सोमवार सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम टापू पर अग्नि सीरीज की इस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम पूरी तरह से परमाणु हथियारों के साथ मार करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी पैमानों पर सटीक पाई गई है। उम्मीद है कि इस मिसाइल को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सकता है। DRDO के एक अधिकारी ने इस मिसाइल के बारे में बताया कि यह 2000 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकता है और इस वर्ग की अन्य मिसाइलों की तुलना में बहुत छोटी और हल्की। नई मिसाइल में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है। भारत ने सबसे पहले 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर थी। इसके बाद साल 2004 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइल लॉन्च कर चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद UN में बोला भारत, यह पाकिस्तान पर लगाम कसने का वक्त। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक का मामला सामने आने के बाद अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले को उठाया है। भारत के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भविष्य में ड्रोन के इस्तेमाल समेत कई तरह की तकनीकों के जरिए आतंकी हमलों का खतरा है। इन पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक्शन लेने की अपील की है। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी VSK कौमुदी ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ नफरत से भरा एजेंडा फैलाने और आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कौमुदी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करते हुए कहा, यह सही समय है जब हमें पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को पोषित करना बंद करे। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों की आतंकरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कौमुदी ने यह बात कही। भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें अनुमान था, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़ना और आधारहीन आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करता है और उन्हें असुरक्षित माहौल में रखता है, वह भारत के खिलाफ नफरत पैदा करता है। उससे आखिर इससे ज्यादा उम्मीद भी की क्या जा सकती है। यही नहीं, मंगलवार को एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात करते हुए भारतीय अधिकारी VSK कौमुदी ने कहा, आज इंटरनेट जैसी सूचना तकनीकों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।
इसके जरिए लोगों की भर्ती हो रही है और उन्हें रेडिकल बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नए पेमेंट मेथड्स, क्राउड फंडिंग आदि का इस्तेमाल कर आतंकवाद और उसे पोषित करने वाले लोगों को मदद की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने शाम 4 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुए अटैक को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आगाज हो। इसके लिए परिसीमन पूरा होने के साथ ही चुनाव करवा दिए जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गुपकार दल के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। इसलिए बैठक में जम्मू कश्मीर में बदलते हालातों के बीच सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और एक मजबूत रणनीति बनाना भी इस बैठक का उद्देश्य हो सकता है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले के मामले की जांच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस से इस केस में अभी तक हुई जांच के सभी दस्तावेज तलब किए हैं। एनआईए बहुत जल्द मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले स्थानीय पुलिस और वायुसेना के अधिकारियों के साथ एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सहित कई एजेंसियां देश में अपनी तरह के पहले आतंकी हमले की जांच कर रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए भर रहे उड़ान, निगरानी के लिए अंबाला में डटी फ्रांस की टीम। जी हां दोस्तों, अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राफेल अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस की टीम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। राफेल लड़ाकू विमान श्रीनगर पाकिस्तान की दूरी करीब 220 किलोमीटर और लेह लद्दाख 427 किलोमीटर है। इसी कारण से राफेल की तैनाती यहाँ की गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए करीब 14 हैंगर का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य का काम जारी है। यहाँ तक कि फ्रांस की टीम भी तकनीकी मदद के लिए अंबाला एयरबेस पर ही तैनात है। अंबाला से अभ्यास के लिए राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। इसके लिए राफेल उड़ान लगातार भर रहे हैं। अंबाला एयरबेस के पास ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की योजना है, लेकिन जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद यह योजना भी लटक सकती है। अंबाला एयरबेस में राफेल के अलावा जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से एयरबेस की जमीन का अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय पर टिका हुआ है। सूत्रों का कहना है कि एयरफोर्स अधिकारी भी इस बात को लेकर रक्षा मंत्रालय तक बातचीत कर एयरपोर्ट व एयरबेस की स्थिति के बारे में बता चुके हैं। एयरफोर्स के आसपास फोटो खींचना, ड्रोन उड़ाना, प्राइवेट व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने के बाद सुरक्षा का घेरा और मजबूत करना पड़ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इराक, सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमला। जी हां दोस्तों, सोमवार तड़के अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले में सशस्त्र बल के 5 लड़ाकों के मारे जाने की खबरें हैं। ये हमले हथियार भंडारण सुविधाओं पर किए गए, जिनका इस्तेमाल ड्रोन हमलों के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, वहां से इराक में अमेरिकी सैनिकों पर कई ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने बेहद जरूरी और सीमित दायरे में सीरिया के 2 और इराक स्थित एक ठिकाने को निशाना बनाया है। उन्होंने इस कार्रवाई को कानून के दायरे में रक्षात्मक बताते हुए कहा कि यह ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के हमलों का जवाब है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक सीरिया सीमा पर हमला करने के आदेश दिए थे। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद गत 5 महीने में दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीरिया में ईरान समर्थित इन समूहों को इसराइल के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये हमले ऐसे वक्त पर किए गए हैं जब अमेरिका एक तरफ तो ईरान से जुड़े इराकी गुटों को हाल ही में हुए हमलों का दोषी ठहराता है, वहीं तेहरान के साथ एटमी समझौते को दोबारा लागू करने की उम्मीद भी करता है। अमेरिका ने इस हमले में हुए नुकसान और हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अमेरिकी युद्धक विमानों के हमले में कम से कम 5 ईरान समर्थित इराकी लड़ाके मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। वॉर मॉनिटर ने कहा है कि इस हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि सीरियाई समाचार एजेंसी सना ने एक बच्चे की मौत की पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता ने अमेरिकी बलों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गए थे। इस साल की शुरुआत से अब तक इराक में अमेरिकी प्रतिष्ठानों और अमेरिकियों के खिलाफ 40 से अधिक हमले हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन के खिलाफ भारत ने बॉर्डर पर भेजे 50,000 और सैनिक, क्या है रणनीति? जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल अप्रैल महीने से सीमा के मामले में भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच शुरुआत में रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन लगातार चले बैठकों के दौर के बाद बीते दिनों तनाव में कुछ हद तक कमी आई है। हालांकि बॉर्डर के पास चीनी सेना की गतिविधियों की कुछ रिपोर्ट्स ने फिर से माहौल को बदल दिया है। ऐसे में भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा है। चीन के खिलाफ भारत का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित 4 लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती अपनी सीमा के साथ 3 अलग-अलग क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकू जेट स्क्वाड्रनों को तैनात कर दिया है। कुल मिलाकर भारत के अब लगभग 2 लाख जवान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। 2 लोगों ने बताया कि यह संख्या पिछले साल की तुलना में 40% अधिक है। बॉर्डर पर भारत की पहले सैन्य उपस्थिति का उद्देश्य चीनी सेनाओं की हलचल को रोकना था। अब नई तैनाती भारतीय कमांडरों को ऑफेंसिव डिफेंस के रूप में जानी जाने वाली रणनीति में जरूरी होने पर चीन पर हमला करने और उसके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अधिक विकल्प देगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि बॉर्डर पर चीन के कितने सैनिक हैं, लेकिन भारत ने पाया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत से अतिरिक्त बलों को शिनजियांग सैन्य कमांड में ट्रांसफर कर दिया है। इसी कमांड की जिम्मेदारी इस क्षेत्र में गश्त करने की है। 2 लोगों ने बताया कि चीन तिब्बत में विवादित सीमा पर नए रनवे, बम प्रूफ बंकर हाउस, फाइटर जेट और नए एयरफील्ड जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पिछले कुछ महीनों में लंबी दूरी की तोपें, टैंक, रॉकेट और 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सेना की तैनाती के बारे में एक सवाल के जवाब में सोमवार को बीजिंग में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, चीन और भारत के बीच सीमा पर वर्तमान स्थिति स्थिर बनी हुई है। दोनों पक्ष सीमा मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ का चीन को 2 टूक संदेश, भारत कभी आक्रमण नहीं करता, लेकिन धमकाया तो मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने कभी कोई आक्रमण नहीं किया, किंतु उकसाने या धमकाने पर वह मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस क्षेत्र की अपनी यात्रा के दूसरे दिन एक अग्रिम चौकी पर सैनिकों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ संवाद के जरिए मुद्दों का समाधान करना चाहता है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भीषण झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। सिंह की 3 दिवसीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच साल भर से टकराव के समाधान में गतिरोध बना हुआ है। वैसे इस साल फरवरी में पैंगोंग झील इलाके में उन्होंने अपने सैनिक एवं हथियार पीछे हटा लिए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है और वह किसी को धमकी नहीं देता है, किंतु यदि उसे कोई धमकाए तो वह इसे सहन नहीं करेगा। सिंह की इस बात को चीन को दिए गए स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, हमें पिछले साल उत्तरी सीमा पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, किंतु हमारे सशस्त्र बलों ने उससे निपटने के लिए अपना साहस एवं समर्पण दिखाया। हमारी सेना के पास हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। सिंह ने कहा कि विवाद वार्ता के जरिए सुलझाए जा सकते हैं यदि उसके लिए स्पष्ट मंशा हो। उन्होंने कहा, हमने सदैव विश्व शांति के लिए कार्य किया है, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमारा उद्देश्य कभी किसी के विरुद्ध जीत हासिल करने का नहीं रहा। भारत ने किसी देश पर ना तो हमला किया और ना ही एक इंच जमीन कब्जा की। हमारी मंशा बहुत साफ है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए कि हम युगों से पड़ोसी रहे हैं और युगों तक पड़ोसी रहेंगे। क्या वार्ता के माध्यम से हम विवादित मुद्दों का हल ढूंढ सकते हैं? हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी बने रहेंगे। मैं सभी पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। हम हल ढूंढ सकते हैं बशर्ते हमारी स्पष्ट मंशा हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 माह के अंदर ही चाइनीज ऐप टिकटॉक पाकिस्तान में फिर बंद, कोर्ट ने दिया सस्पेंड करने का आदेश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान कोर्ट ने एक बार फिर से चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। 3 महीने पहले ही इस ऐप से सरकार ने प्रतिबंध हटाया था। सिंध हाई कोर्ट ने यह आदेश एक पाकिस्तान नागरिक की उस याचिका पर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये ऐप देश में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया है कि कोर्ट के फिलहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 8 जुलाई तक के लिए इस ऐप को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी होनी है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में चीन की ऐप कंपनी पर यह दोष भी मढ़ा है कि विभिन्न अदालतों में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा न देने का आश्वासन देने के बावजूद भी इस तरह की चीजें इस ऐप के माध्यम से हो रही है। कंपनी अपनी कही बात पर खरी नहीं उतरी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐप कंपनी पाकिस्तान के नियम और कानूनों की ना तो कोई इज्जत कर रही है और ना ही इनका पालन कर रही है। कंपनी दोनों ही चीजों के पालन में पूरी तरह से विफल रही है। कंपनी इस्लाम और पाकिस्तान की संस्कृति
संस्कृति को समझने में भी पूरी तरह से विफल रही है। हाल ही में पाकिस्तान में LGBT कम्युनिटी के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्राइड मंथ कैंपेन चलाया है। कोर्ट का आरोप है कि कंपनी इसका भी आदर नहीं कर रही है। गौरतलब है कि मार्च में पेशावर हाईकोर्ट ने PTA को इस टिकटॉक ऐप को समाज में अश्लीलता फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित करने का आदेश सुनाया था। कोर्ट ने आदेश में इस ऐप के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनाया था। इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में भी पाकिस्तान में इस ऐप को कुछ दिनों के लिए गलत कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में PTA ने ऐप कंपनी को चेतावनी देकर इसकी दोबारा शुरुआत करने की मंजूरी दी थी। PTA ने साफ कर दिया था कि ऐप किसी भी तरह के ऐसे कंटेंट को नहीं दिखाएगा जो देश की संस्कृति और उसके नियमों के खिलाफ हो और समाज में किसी भी तरह के अनैतिक कृत्यों और अश्लीलता को बढ़ावा दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच करेगी NIA, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के मामले की जांच केंद्र सरकार ने अब NIA को सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया है। इस बीच नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का स्पेशल बम निरोधक दस्ता जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा है और विस्फोटक की जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि इस धमाके में RDX या TNT का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन्स का नियंत्रण सीमा पार से किया जा रहा था। इसके अलावा लोकल हैंडलर की भूमिका भी जांच की जा रही है। बीते रविवार को ही आधी रात को 1:37 पर और फिर उसके 5 मिनट बाद ही 1:42 पर संदिग्ध ड्रोन के जरिए 2 विस्फोटक डिवाइस गिराए गए थे। इस हमले में 2 वायुसेना कर्मी घायल हो गए थे। इसके अलावा इमारत की छत भी ध्वस्त हो गई थी। हालांकि इसमें किसी और उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। आतंकी हमले का यह ट्रेंड देखने को मिला है जिसे ड्रोन के जरिए अंजाम देने की कोशिश की गई थी। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना स्टेशन पर बम गिराने के लिए किसी एक एरियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है यह करतूत ड्रोन के जरिए अंजाम दी गई थी या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे सभी पहलुओं की जांच के लिए ही शायद अब NIA को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में पाकिस्तान से ड्रोन आने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अफसरों का कहना है कि ऐसा भारतीय सीमा के अंदर से भी किया जा सकता है। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए ड्रोन को अंजाम देना एक नए ट्रेंड की शुरुआत जैसा है और यह भारत की सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है। कुछ साल पहले ही भारतीय सेना की ओर से ड्रोन के जरिए हमले की आशंकाओं को लेकर चर्चा की